हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ओनली पॉलिटिकल साइंस। आज हम इस वीडियो में हम प्लेटो की एजुकेशन सिस्टम को पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो में हमने प्लेटो के बारे में पढ़ा था और प्लेटो से संबंधित उनकी कुछ रचनाओं को पढ़ा था कि उनकी कौन कौन से वर्क्स हैं। आप लोग 3 बुक्स उनकी याद रखिएगा। रिपब्लिक, दी रिपब्लिक जिसका सब टाइटल है कंसर्निंग जस्टिस, और दूसरी बुक है द लॉज, और तीसरी उनकी जो इम्पोर्टेंट बुक है द स्टेट्समैन। अब हम आज के इस वीडियो में हम प्लेटो की एजुकेशन थ्योरी को पढ़ेंगे। प्लेटो ने जो एजुकेशन थ्योरी बताई वह उनके आइडियल स्टेट का क्या थी, आधार थी। क्योंकि उन्होंने प्लेटो से जुड़ा उनका आदर्श राज्य, आपको हमेशा ध्यान में रखना होगा कि प्लेटो ने एक आदर्श राज्य की कल्पना की थी। उस आदर्श राज्य का आधार उनकी शिक्षा प्रणाली हम कह सकते हैं। क्योंकि उनके बारे में रूसो ने भी एक स्टेटमेंट दिया था कि रिपब्लिक राजनीतिक शास्त्र यानी कि पॉलिटिक्स पर लिखा हुआ ग्रंथ ना होकर शिक्षा पर लिखा हुआ सर्वोत्तम ग्रंथ है। तो यहाँ पर हम उनके एजुकेशन सिस्टम की महत्ता को यानी कि इम्पोर्टेंस को जान सकते हैं। यहाँ पर उनका आइडियल स्टेट है, इसका मतलब हुआ प्लेटो का आदर्श राज्य। प्लेटो ने अपने आदर्श राज्य में जो शिक्षा व्यवस्था बताई थी, उस शिक्षा व्यवस्था से पहले उसने खुद इस एथेंस और स्पार्टा, एथेंस और स्पार्टा इन दोनों की शिक्षा व्यवस्था का अध्ययन किया, उसे समझा और उनके कुछ महत्व को, कुछ गुणों को अपनी शिक्षा प्रणाली में समन्वित किया यानी कि डाला। तो उन्होंने एथेंस और स्पार्टा, एथेंस की शिक्षा प्रणाली जो कि स्वयं चलाई जाती थी, स्पार्टा जो कि राज नियंत्रित थी। यहाँ पर हम एथेंस की शिक्षा व्यवस्था को थोड़ा सा समझ लेते हैं कि आखिर एथेंस की शिक्षा प्रणाली की क्या विशेषता थी। एथेंस की जो शिक्षा प्रणाली थी वो वैयक्तिक आधार यानी कि इंडिविजुअल थी, तथा उस पर राज्य का नियंत्रण नहीं था, वह पूरा कंट्रोल उस पर राज्य का नहीं था यानी कि स्टेट का कंट्रोल नहीं था। एथेंस की शिक्षा प्रणाली का क्रम 6 से 14 वर्ष, 14 से 18 वर्ष और 18 से 20 वर्ष था। ये क्रम आप लोग याद रखिएगा। एथेंस क्योंकि ये राज नियंत्रित शिक्षा नहीं थी, विभिन्न एज में यानी कि जब एक बच्चा जब वो बड़ा होता था तो उसको शिक्षा का क्रम उसके 6 वर्ष से शुरू होता था। पहली शिक्षा का क्रम 6 से 14 वर्ष का होता था, दूसरा होता था 14 से 18 वर्ष, फिर तीसरा होता था 18 से 20 वर्ष। 6 से 14 वर्ष की उम्र में उसे साहित्य और संगीत की शिक्षा दी जाती थी। यहाँ पर आप लोग इसको नोट करते जाइएगा। 6 से 14 वर्ष के बीच में उसे साहित्य और संगीत की शिक्षा दी जाती थी और 14 से 18 वर्ष तक उसे राजनीतिक जीवन का प्रशिक्षण दिया जाता था यानी कि पॉलिटिकल लाइफ के बारे में उसे बताया जाता था। फिर 18 से 20 वर्ष तक शिक्षा उसे सैनिक शिक्षा दिए जाने का प्रावधान था, सोल्जर्स एजुकेशन। यहाँ पर यह शिक्षा का क्रम था एथेंस जो कि राज नियंत्रित नहीं थी, ये आपको ध्यान में रखना है। स्पार्टा, अब हम स्पार्टा की शिक्षा व्यवस्था के बारे में जानेंगे कि जो स्पार्टा की शिक्षा व्यवस्था थी वो राज्य के द्वारा नियंत्रित थी यानी कि राज्य के द्वारा ही चलाई जाती थी। 7 वर्ष की उम्र के बाद से ये शिक्षा का क्रम शुरू होता था और उसके बाद 7 वर्ष से यह जो क्रम शुरू होता था, 7 वर्ष से जो क्रम 7 वर्ष की शिक्षा में वह क्रम स्पार्टा में शुरू हो जाता था। माता पिता के नियंत्रण से अब यह शिक्षा का उत्तरदायित्व किसके ऊपर था, राज्य के ऊपर। यहाँ यानी कि हमें यहाँ पर पता चलता है कि यहाँ पर यह शिक्षा का क्रम, इसको अभी आप लोग नोट कर लीजिए कि 7 वर्ष से शिक्षा का क्रम शुरू हो जाता था और ये किस प्रकार की थी, राज्य नियंत्रित यानी कि इस पर किसका कंट्रोल होता था, राज्य का नियंत्रण होता था। राज्य नियंत्रित शिक्षा व्यवस्था। और यहाँ पर हमें एक बात नोट करने वाली है कि स्पार्टा की जो शिक्षा व्यवस्था थी वो स्त्री और पुरुष दोनों के लिए क्या थी, समान थी। यहाँ पर कुछ इसमें यह था कि जब राज्य के द्वारा पूरी नियंत्रण उसे ले लिया जाता था और उसे हमेशा सैनिक शिक्षा ही दी जाती थी व्यक्तियों को, तो उनमें क्या होता था कि उनमें सैनिक तो बन जाते थे यानी कि व्यक्ति जो है वो सैनिक तो बन जाते थे, लेकिन उनमें विवेक की दृष्टि से वो कमजोर होते थे
और उनका यह पक्ष बहुत ही उपेक्षित था। अपनी पुस्तक रिपब्लिक में प्लेटो ने जिस एजुकेशन थ्योरी को बनाया उसमें उसने एथेंस और स्पार्टा दोनों की शिक्षा व्यवस्था को उन्होंने क्या किया, समन्वय किया और फिर कुछ संशोधन के साथ उसने अपनी शिक्षा प्रणाली की व्यवस्था बनाई। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं प्लेटो की शिक्षा प्रणाली को बताती हूँ। यहाँ पर हम देखेंगे कि प्लेटो की जो शिक्षा प्रणाली थी वो दो भागों में बटी हुई थी। एक प्रारंभिक शिक्षा, प्रारंभिक यानी कि प्रारंभिक शिक्षा, और दूसरी थी उच्च शिक्षा यानी कि हायर एजुकेशन। इसका अर्थ हुआ उच्च मतलब हायर, प्रारंभिक मतलब प्राइमरी शिक्षा। प्राइमरी शिक्षा जो शुरू होती थी वो 6 से 20 वर्ष की थी और संरक्षक वर्ग के द्वारा सभी बच्चों के लिए क्या थी, अनिवार्य थी। 20 वर्ष तक का ये क्रम था, 6 से 20 वर्ष तक का ये क्रम था प्रारंभिक शिक्षा का। और उच्च शिक्षा जो थी वो 20 से शुरू होती थी, 20 से शुरू होती थी, 20 से 35 और फिर 35 से 50। प्रारंभिक शिक्षा जो थी उसमें उन्होंने 6 से 20 तक का में चरित्र निर्माण, साहित्य की शिक्षा, ये सब उन्होंने दी थी। और 6 से 20 वर्ष में जो संरक्षक वर्ग था उसके द्वारा सभी बच्चों के लिए इसे अनिवार्य किया गया था। जैसे आजकल पेरेंट्स क्या करते हैं, बच्चों को शिक्षा दिलाते हैं, उसी तरह प्रारंभिक शिक्षा माता पिता के द्वारा ही दी जाती थी। प्रारंभिक शिक्षा का उद्देश्य भावनाओं तथा संवेगों को संतुलित और नियंत्रित कर एक विद्यार्थी का चरित्र निर्माण करना है। 6 से 18 और फिर 18 से 20, इसके आप क्रम को लिख लीजिए, 6 से 18 और 18 से 20 वर्ष। छह से 18 वर्ष और 18 से 20 तक का ये जो क्रम होता था उसमें व्यक्ति के चरित्र निर्माण की बात की जाती थी और उसमें व्यक्ति के शारीरिक यानी कि फिजिकल डेवलपमेंट की भी उन्होंने बात रखी थी। उच्च शिक्षा का जो क्रम था उसमें उन्होंने मैथ्स की बात की थी, ज्यामिति और रेखागणित। यहाँ पर हम ये समझ लेंगे कि प्लेटो की एक संस्था थी, शिक्षण संस्था, जिसका नाम था अकेडमी या फिर अकादमी। उसमें प्लेटो ने अकादमी में क्या बताया था, एक संस्था थी शिक्षा व्यवस्था से, उसमें उन्हें एक बोर्ड टांगा था और उसमें लिखा था कि ज्यामिति और रेखा गणित से अपरिचित व्यक्ति किसी को भी यहाँ पर प्रवेश नहीं दिया जाएगा। तो यहाँ पे हम ये समझ सकते हैं कि उन्होंने कितनी मैथ्स को वैल्यू दी थी। इस कारण इनके सिद्धांत की आलोचना भी होती है कि इन्होंने कहीं ना कहीं लिटरेचर को वैल्यू नहीं दी, कला और साहित्य की उपेक्षा की है। और इतना जो इन्होंने ये जो क्रम बताया, क्योंकि 6 से 20 वर्ष, इसमें इन्होंने 6 से 18 वर्ष पहला क्रम रखा, फिर 18 से 20 वर्ष शिक्षा का क्रम रखा। उच्च शिक्षा को उन्होंने 20 से 35 वर्ष का बताया और 35 वर्ष के बाद परीक्षा होती थी और जो सफल विद्यार्थी होते थे वो आगे की शिक्षा का क्रम जारी रखते थे। 35 से 50 यानी कि अगले 15 वर्षों तक की शिक्षा का क्रम चलता था। 50 वर्ष के बाद जो उत्तीर्ण होते थे, जो पास होते थे, वो क्या बनते थे, वो फिलोसोफर किंग बनने के योग्य हो जाते थे। तो जब इतनी लंबी शिक्षा का जब क्रम रहेगा तो व्यक्ति का डेवलपमेंट हो सकता है कि हो जाए, पर वो जीविकोपार्जन के लिए एक क्वेश्चन उठता है कि उसके पास जीविकोपार्जन का साधन ना हो। और जरूरी नहीं कि व्यक्ति के पास उसका फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी हो या फिर उसके पास इतना टाइम हो कि वो इतनी लंबी शिक्षा का क्रम ले सकता है। तो इस कारण इसको क्रिटिसाइज भी किया जाता है। यहाँ पर आप शिक्षा व्यवस्था में ये देखेंगे प्लेटो की कि उन्होंने जो इतना लंबा शिक्षा का क्रम दिया उसकी महत्व तो है, उसका महत्व तो हम देखते हैं कि प्लेटो की शिक्षा का है कि 30 वर्ष की आयु तक चलेगी शिक्षा और पाठ्यक्रम की जब समाप्ति हो जाएगी 20 से 30 वर्ष, यहाँ पर आप लोग लिख लीजिएगा 20 से 30 वर्ष, फिर 30 से 35 वर्ष। तो जब
पाठ्यक्रम की समाप्ति हो जाएगी, फिर आगे की एजुकेशन शुरू होगी। जो पास हो जाएंगे वो आगे की शिक्षा का क्रम फिर रखेंगे। फिर 30 से 35 वर्ष और फिर 35 से 50 वर्ष क्या होगी, शिक्षा का क्रम चला रहेगा। तो 15 वर्ष में के बाद जब व्यक्ति पढ़ लेंगे तो आगे उनकी क्या होगी, व्यवहारिक शिक्षा दी जाएगी। व्यवहारिक शिक्षा दी जाएगी तो उन्हें क्या होगा, शासन के विभिन्न पदों पर कार्य करने के लिए उन्हें 15 वर्ष की व्यवहारिक शिक्षा दी जाएगी और उस व्यवहारिक शिक्षा में वो क्या होंगे, दार्शनिक शासक बनने के योग्य हो जाएंगे। तो प्लेटो की शिक्षा का जो इतना लंबा क्रम है, एक प्रारंभिक शिक्षा और दूसरी क्या है, उच्च शिक्षा, उस हिसाब से हम इनकी कुछ विशेषताओं को भी देख सकते हैं। विशेषता क्या है कि प्लेटो की जो शिक्षा व्यवस्था थी वो राज्य नियंत्रित थी। दूसरा क्या है, अनिवार्य शिक्षा प्रणाली थी। तीसरा है स्त्री पुरुष समान शिक्षा। जैसा कि स्पार्टा की शिक्षा व्यवस्था में स्त्री पुरुष दोनों के लिए शिक्षा की व्यवस्था की गई थी, तो उसी तरह हम प्लेटो ने अपनी शिक्षा प्रणाली में भी स्त्री पुरुष दोनों के लिए शिक्षा की व्यवस्था की थी। तो एक विशेषता ही हो गई। अभी हम विशेषता देख रहे हैं, कुछ आलोचना हमें इसको पढ़ते पढ़ते ही समझना है कि क्या इसकी आलोचना हो सकती है, क्योंकि आपको सामने से स्पष्ट दिख रहा है कि ये शिक्षा का क्रम काफी लंबा है, तो वो आलोचना में होगा। लेकिन स्त्री पुरुष दोनों के लिए समान शिक्षा थी, तो ये क्या होगी, ये विशेषता होगी। इन्होंने शासकों के प्रशिक्षण पर बल दिया, यानी कि 35 वर्ष के बाद क्या होगा, वो 15 वर्ष के लिए व्यवहारिक शिक्षा लेंगे। तो यहाँ पर उन्हें व्यवहारिक शिक्षा का भी मिलती थी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है या फिर एक विशेषता ही कही जाएगी। शिक्षा एक अनवरत हमेशा चलने वाला प्रोसेस है, तो उसके हिसाब से भी प्लेटो की जो एजुकेशन थ्योरी है वो हमें इम्पोर्टेंट दिखाई पड़ती है। और एक क्योंकि प्लेटो ने अपने आइडियल स्टेट में शिक्षा व्यवस्था का इतना अच्छा क्रम रखा, तो उस हिसाब से भी हम आदर्श राज्य की स्थापना के लिए हम प्लेटो की शिक्षा व्यवस्था को की हम विशेषता में इसको भी ऐड कर सकते हैं। शिक्षा आदर्श राज्य की स्थापना का एक सकारात्मक साधन है, क्योंकि शिक्षा व्यक्ति के अंदर क्या सही है क्या गलत इसका ज्ञान देती है। उस हिसाब से आदर्श राज्य की स्थापना के लिए शिक्षा का एक अलग महत्व प्लेटो ने बताया है। इसी कारण रूसो ने प्लेटो की जो शिक्षा व्यवस्था के कारण उससे इतना प्रभावित होकर उसने अपने रिपब्लिक को, उन्होंने प्लेटो के द्वारा जो लिखी गई पुस्तक थी उसे राजनीति शास्त्र पर नहीं बल्कि शिक्षा पर लिखा गया सर्वोत्तम ग्रंथ माना है। और मैक्सी एक थिंकर है, उन्होंने प्लेटो की शिक्षा व्यवस्था एक नहीं बल्कि कई दृष्टि से आकर्षक और आधुनिक भी उन्होंने बताया। तो आप दो थिंकर को हमेशा याद रखिएगा जब प्लेटो की एजुकेशन थ्योरी को पढ़िएगा, मैक्सी और रूसो, दोनों के स्टेटमेंट को आप याद कर लीजिएगा। जब भी कभी आंसर लिखिए तो उसमें इन दोनों के स्टेटमेंट को आप बताइए कि प्लेटो के शिक्षा व्यवस्था के लिए उन्होंने क्या बताया, मैक्सी और रूसो। नेक्स्ट हम देखेंगे कि प्लेटो की शिक्षा व्यवस्था जहां एक और कुछ थिंकर्स के द्वारा क्या कही गई, प्रशंसा का पात्र थी, तो दूसरी ओर कुछ थिंकर्स ऐसे भी थे जिन्होंने इसको क्रिटिसाइज किया। तो हम अभी क्रिटिसिज्म देखेंगे कि प्लेटो की शिक्षा व्यवस्था की क्या आलोचना हुई। प्लेटो की शिक्षा व्यवस्था को कुछ थिंकर्स ने अव्यावहारिक कहा कि ये क्या है, व्यवहारिक नहीं है, इसे हम लागू नहीं कर सकते हैं। तो एक ये हो गई कि ये क्या है, ये व्यवहारिक नहीं है, ये इसकी आलोचना ही है। दूसरी है कि ये अस्पष्ट है। तीसरी है कि काफी लंबी शिक्षा प्रणाली है। कला और साहित्य, आर्ट और लिटरेचर की इसमें क्या उन्होंने की है, उपेक्षा की है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि प्लेटो की जो एजुकेशन थ्योरी है वो कई कारणों से इसकी आलोचना हो सकती है और आप इसको अपने आंसर में भी मेंशन कर सकते हो। स्त्री पुरुष की समान शिक्षा की व्यवस्था उन्होंने की थी, पर समान शिक्षा के बावजूद भी, स्त्री पुरुष समानता के बाद भी इसमें समान शिक्षा उचित नहीं है। नेक्स्ट है कि इन्होंने सैद्धांतिक अधिक है, यानी कि ये जो शिक्षा व्यवस्था है वो केवल सिद्धांत में ही हम इसको देख सकते हैं। प्लेटो की शिक्षा व्यवस्था में विविधता का अभाव भी हमें देखने को मिलता है और ये उद्देश्य की दृष्टि से अस्पष्ट भी है। तो कम से कम अगर आप क्रिटिसिज्म में 5 या 5 to 7 हेडिंग्स अगर आप मेंशन करते हो आंसर में, तो आपका आंसर परफेक्ट आंसर होगा। प्लेटो की शिक्षा व्यवस्था
के इतने सारे हम आलोचनाओं को पढ़ते हुए भी हम समझ सकते हैं कि इसकी कुछ महत्व भी है, क्योंकि उस समय इन्होंने शिक्षा व्यवस्था की बात की तो ये काफ़ी इबेस्टीन जैसे थिंकर्स इन्हें क्या करते हैं, इनके प्रशंसा देते हैं कि इनकी जो शिक्षा व्यवस्था है वो सोसाइटी के लिए काफ़ी अच्छी हो सकती है। और ये बार बार शासकों के प्रशिक्षण पर भी जोर देते हैं। यहाँ पर इन्होंने ट्रेनिंग की भी जो बात की थी वो भी काफ़ी आकर्षक है, इंटरेस्टिंग है। तो वहाँ पर हम इतनी बड़ी शिक्षा प्रणाली के बाद भी हम क्या देख सकते हैं, प्लेटो के जो एजुकेशन थ्योरी है वो काफ़ी क्या है, इम्पोर्टेंट हो सकती है। इसका क्वेश्चंस मैं आपको लिखवा रही हूँ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लीजिए। जो प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं प्लेटो के एजुकेशन थ्योरी से वो आप लिख लीजिए। describe education theory of Plato। सेकेंड है what is the importance of Plato's education theory। थर्ड आप इसी में से लिख लीजिए कि define the education system of प्लेटो। प्लेटो की शिक्षा सिद्धांत का वर्णन कीजिए। यहाँ पर आपको डिस्क्राइब करना है कि उन्होंने कौन सी शिक्षा प्रणाली दी, और अगर आप कभी भी आंसर लिखिएगा तो उसमें ऐसे करके टेबल जरूर बनाइएगा क्योंकि इससे आपके मार्क्स बढ़ते हैं। और स्टेटमेंट्स को भी ऐड कीजिएगा, जो थिंकर्स के स्टेटमेंट हैं वो भी अपने आंसर में ऐड कीजिएगा। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ प्लेटोज एजुकेशन थ्योरी, यहाँ पे आपको इम्पोर्टेंट बतानी है। डिफाइन द एजुकेशन सिस्टम ऑफ प्लेटो, प्लेटो के एजुकेशन सिस्टम को आपको बताना है। एक क्वेश्चन और भी आप नोट कर सकते हो कि क्रिटिकली इवेल्युएट द एजुकेशन थ्योरी ऑफ प्लेटो। तो उसमें आपको क्रिटिसाइज करना होगा या फिर क्रिटिसिज्म लिखना होगा उसका कि प्लेटो के एजुकेशन सिस्टम की क्या आलोचना हुई है। इसका आप स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको प्लेटो के जस्टिस थ्योरी को बताऊंगी। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू।